हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक। वेलकम टू इन आरटीजे डिजिटल। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सोल्यूशन क्विज 12 का, और जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट का क्विज 12 हुआ था। टॉपिक वाइज क्विज था। इसमें प्रेशर वेसल टॉपिक्स थे, कुछ मेंशन टॉपिक्स थे जिन पर हम लोगों ने क्वेश्चंस डेवलप किए थे। देयर आर टोटल 10 क्वेश्चंस, सो वी विल डिस्कस अबाउट द सोल्यूशन ऑफ द क्विज 12 सॉरी. So first question is, the water main of 1 meter diameter contains water at a pressure head of 100 meter. The permissible tensile stress in the material of the main is 25 megapascal. What is the minimum thickness of the water main? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये टॉपिक जो है, क्वेश्चन जो है, ये पूरा का पूरा डिज़ाइन ऑफ प्रेशर वेसल से है। और प्रेशर वेसल की डिज़ाइनिंग में हमेशा हम लोग जो यूज़ करते हैं स्ट्रेस, विच इज़ दी हूप स्ट्रेस। वी यूज हूप स्ट्रेस बिकॉज हूप स्ट्रेस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है कंपेयर टू लॉन्जिट्यूडनल, ठीक है ना। लॉन्जिट्यूडनल से हूप 2 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो बात करी जाए मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, जो हूप स्ट्रेस की वैल्यू है वो परमिसिबल वैल्यू से कम होनी चाहिए। और हूप स्ट्रेस बराबर फॉर्मूला होता है PD/2T, विच इज लेस देन दो सिग्मा परमिसिबल। अब प्रेशर की वैल्यू दी नहीं गई है बिकॉज जो वाटर मेन है, मतलब अगर ये वाटर मेन लाइन है, वाटर मेन लाइन है ये, और वाटर मेन लाइन में अगर कोई वाटर फ्लो कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ हेड होगा। दैट हेड, जहाँ तक हम लोग जैसे पीजियोमीटर लगाते हैं हेड मेजर करने के लिए, वैसे ही प्रेशर को मेजर करने के लिए यहाँ हेड फॉर्म में प्रेशर हेड दिया गया है। और उस हाइट की वैल्यू दी गई है टोटल 100 मीटर। मतलब जो वाटर फ्लो कर रहा है मेन लाइन में वो 100 मीटर हेड का है। तो वी कैन फाइंड आउट द प्रेशर हेड, दैट इज द प्रेशर हेड। वी कैन फाइंड आउट द प्रेशर विच इज द रो जी एच। रो जी एच इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी इज लेस देन और इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। देयर इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच इज द रो जी एच, जो दिमाग में रखनी है सबको। तो टी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और इक्वल हो या ज्यादा हो रो जी एच इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू सिग्मा परमिसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि रो की वैल्यू हो गई 1000 बिकॉज ऑफ द वाटर, जी का वैल्यू हो गया 10, एच का वैल्यू हो गया 100 मीटर, डायामीटर का वैल्यू कितना है, डायामीटर 1 मीटर डायामीटर है तो 1 मीटर हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू सिग्मा परमिसिबल की वैल्यू देखते हैं सब लोग कितना है, 25 मेगा पास्कल। तो 25 इंटू 10⁶ हम लिख रहे हैं बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग दिस दैट आंसर इन मीटर, फिर उसको हम mm में बदल लेंगे। तो इस हिसाब से जो आंसर आएगा, नीचे 6 जीरो है और ऊपर 3 2 5 और 1 6 कट जाएंगे, तो इससे वैल्यू निकलेगी t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/50। और 1/50 की बात करी जाए तो दैट इज द मीटर, और अगर हमें mm में चाहिए तो 1000/50 कर दोगे तो यही चीज निकल के आ जाएगी। कितना बता सब लोग, 20। कितना आ जाएगा था, 20 mm। मतलब आंसर क्या होना चाहिए, 20 mm। तो ए बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द डायमीटर ऑफ अ लॉन्ग कॉलम इज रिड्यूस्ड बाय 20%। अगर बोला जा रहा है कि डायमीटर किसी कॉलम का, लॉन्ग कॉलम की बात कर रहे हैं, और डायमीटर रिड्यूस कर दिया गया 20%, तो सपोज दैट इनिशियल डायमीटर D1 जो था वो D था, है ना, और बाद में डाया घट के कितना हो गया बताओ, D माइनस का 20D/100। इसका मतलब है 0.8D बचा होगा, मतलब 20% रिड्यूस हो गया। क्लियर है सबको। तो D1 और माइनस D1 और D2 का हम सेपरेट डाटा जान गए। अब बात करी जा रही बकलिंग लोड के बारे में, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि इतना परसेंट इस पैरामीटर में चेंज करा है, तो बताओ उससे जुड़ता हुआ जो नया पैरामीटर है उस पर कितना चेंज होगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि जिसमें चेंज कर रहे हैं उसकी पहली वैल्यू और बाद वाली वैल्यू लिख लो। दूसरा स्टेप ये होता है कि जिसमें चेंज चाहते हो, जैसे यहाँ आयलर लोड में चेंज चाहते हैं, तो हमें आयलर लोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए उसके पदों में जिसमें चेंज दिया गया था। तो हम जानते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है बताओ, पाई स्क्वायर EI डिवाइडेड बाई LE²। ये होता है लॉन्ग कॉलम के लिए आयलर फॉर्मूला। अब हम इसको जानते हैं कि भाई पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, LE² कांस्टेंट है। I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और I से ही डाया कनेक्ट होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि आयलर लोड इज प्रोपोर्शनल टू द I। और I की अगर बात करी जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करी जाए कॉलम में, वो भी सर्कुलर कॉलम है अगर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर कॉलम का कितना होगा बताओ, पाई/64
d की पावर 4, तो सिंपल सी बात है d की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा। तो मतलब हमें इस स्टेप पर पहुंचना है, चाहे वो कोई भी तरह का क्वेश्चन हो। ये बात नहीं कह रहा हूं कि वो कॉलम स्ट्रिट का है, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, स्टेप यही रहेंगे। पहले जिस पैरामीटर में चेंज किया गया वो, दूसरा जिस पैरामीटर में पूछा जा रहा है वो पहले वाले पैरामीटर के बीच में रिलेशन क्या है। फाइनली जब इतना हो जाएगा तो हम बात ये कहेंगे कि भाई पीई का परसेंटेज चेंज चाहिए हमको। तो परसेंटेज चेंज ऑफ पीई किसके बराबर होगा? सिंपल सी बात है, डाया के बढ़ने से पीई बढ़ेगा और डाया के घटने से पीई घटेगा। अब डाया घटा रहे हैं तो सिंपल सी बात है पीई भी घट ही रहा होगा। अब परसेंटेज घटने में चाहिए तो सिंपल सी बात है बड़ी वैल्यू को पहले लिखेंगे और बाद वाले में छोटी वैल्यू लिखेंगे। ये मैं क्या बता रहा हूं, पीई पहले कितना था, मतलब लोड जो था वो पहले कितना था, वो ज्यादा था, फिर बाद में लोड कम हो गया, डिवाइडेड बाई पहला हमेशा रखा जाता है। समझ में आया कि नहीं? यहां पर वैल्यू हो सकता है कि 2 - 1 हो जाए या 1 - 2 हो जाए, इट डिपेंड्स अपॉन कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इनटू में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 का, बिकॉज हम परसेंटेज चेंज चाहते हैं। अब हम जानते हैं इसका भाग लगा दे तो 1 - PE2 बटे PE1 इंटू 100 हो जाएगा। और एक बात ध्यान दो सब लोग कि 1 - PE2 भाई आयलर लोड डाया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये चीज D2 की पावर 4 बटे D1 की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 2/1 रेशियो आयलर लोड में और डाया में भी सेम रहेगा। 1 अब हमें पहले स्टेप की जरूरत पड़ेगी, जहां मैंने D2 D1 का डाटा लिख रखा है। तो सबको ही समझ पा रहे होगे कि 0.8 की पावर 4 इंटू 100 हो जाएगा, और यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम लोग 1 में से 0.8 की पावर 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0.5904 आ जाएगा, और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल मिलाकर हमारा 59% अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, 59.04 आ जाएगा। और इस हिसाब से जो हमें आंसर दिख रहा है वो डी दिख रहा है। मतलब डाया के 20% घटने से आयलर लोड 59% क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। दैट इज द आंसर। सो चेक आउट दिस एंड वॉच द वीडियो। बार बार इसको देखो, समझो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। Thin pressure vessel of diameter D and length L, thickness T is subjected to internal pressure P. What is the ratio of longitudinal strain to the hoop strain in terms of Poisson ratio? 1/m. अब दो स्ट्रेन है, लॉन्जिट्यूडनल और हुप स्ट्रेन, और प्रेशर वेसल कौन सी है? पहले तो प्रेशर वेसल पता होनी चाहिए, सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है। बहुत अच्छी बात। अगर प्रेशर वेसल सिलेंड्रिकल है तो दो स्ट्रेन कौन कौन सी? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन याद रखना, कोई भी स्ट्रेन अगर हम प्रेशर वेसल में पढ़ रहे हैं तो एक टर्म जो सब में होता है वो होता है PD/4TE। क्या होता है बताओ? PD/4TE। अब ब्रैकेट में क्या आएगा ये बताने के लिए हमें पता होना चाहिए, एक माइनस आता है और एक म्यू आता है। इतना सभी फॉर्मूलों में होता है, इतना सभी फॉर्मूलों में होता है, बट थोड़ा थोड़ा नंबर का चेंज है। वो कैसे? लॉन्जिट्यूडनल को अगर तुम देखो तो शुरुआत में L जैसा 1 दिख रहा है, तो 1 को हम यहां लिख देते हैं, ठीक है ना। और 1 के बाद आता क्या है बताओ? 2। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, किस चीज का बताओ? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का। अब बात करते हैं हुप स्ट्रेन की। तो हुप स्ट्रेन में कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मूला लिख लेना है, 4TE PD/4TE। अब 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1, तो ये आ गए हमारे दोनों फॉर्मूले। अब इनका रेशियो चाहिए तो रेशियो निकाल लो, डिवाइडेड बाई ई हुप। अब रेशियो कितना हो जाएगा? 1 - 2 म्यू डिवाइडेड बाई 2 माइनस म्यू, और म्यू बराबर 1/m है, तो हो जाएगा m - 2 डिवाइडेड बाई 2m - 1। आंसर आ गया, m - 2 डिवाइडेड बाई 2m - 1। सो आंसर विल बी B, m - 2 डिवाइडेड बाई 2m - 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। For a long column, the equivalent length of the fixed for both in fixed age. अब अगर हमारे पास both in fix हैं, both in fixed column की बात करें, ध्यान रखना सब लोग, both in fixed column सबसे strongest column होता है। सबसे पहली बात, strongest column होता है। सभी तरह के इंड कंडीशन में सबसे मजबूत कॉलम होता है, क्योंकि इसका जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो मिनिमम होता है।
समझ गए? इससे कम इफेक्टिव लेंथ पॉसिबल ही नहीं है किसी कॉलम के लिए, सबसे कम इसी का होता है। मतलब अगर हम इफेक्टिव लेंथ की बात करें तो बोथ इन फिक्स का सबसे कम होता है, ठीक है ना, बोथ इन फिक्स। इसके बाद में थोड़ा ज्यादा जाता है, थोड़ा ज्यादा जाता है किसका बताओ, वन इन फिक्स एंड अदर इन हिंज का मतलब बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो वैल्यू थोड़ी सी इससे मतलब ज्यादा है कंपेयर टू, बिकॉज इसका वैल्यू होता है L/2। कितना होता है? L/2। तो डिनोमिनेटर 2 से छोटा क्या हो सकता है? 1.414, मतलब L/√2। और ये होता है Le बोथ इन फिक्स का नहीं, वन इन फिक्स एंड वन इन हिंज। एक हिंज हो और दूसरा फिक्स हो। इसके बाद भाई √2 मतलब 2 से 1.414, अब एक हो सकता है, ठीक है ना, 1 हो सकता है। तो ये होता है जब बोथ इन हिंज होता है। क्या होता है बताओ? बोथ इन हिंज होता है। फिर इसके बाद सबसे ज्यादा बड़ा वैल्यू होता है एली का, जो होता है फिक्स्ड एंड फ्री, और उसकी वैल्यू होती है 2L। क्लियर है सबको? तो दैट इज द वेरिएशन ऑफ द इफेक्टिव लेंथ। अब हमसे पूछा जा रहा था कि क्या होगा इफेक्टिव लेंथ, तो समझ में आ गया होगा सब लोगों को। आंसर विल बी दी L/2। C इज द करेक्ट आंसर। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। A column of rectangular cross section 10 into 20 mm, a length of 2 meter, the cylinderness ratio। तो बात कर रहे हैं हम लोग सिलेंडरनेस रेशियो की। तो सिलेंडरनेस रेशियो सबको पता होना चाहिए, ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट डिफाइंस द साइज ऑफ द कॉलम। मतलब कॉलम के साइज को सिलेंडरनेस रेशियो डिफाइन करता है। किसी भी कॉलम के, कॉलम छोटा होगा, कॉलम बड़ा होगा, कॉलम मीडियम होगा, ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है according to the slenderness ratio. अब the dimension of the slenderness ratio, the dimension of the column is given. The column is rectangular, so what will be the dimension of this column? The column length is 2 meter and the cross section is 10 into 20. तो 10 width हो गई और 20 इसका हाइट हो गया, ठीक है ना। अब बात करी जा रही है व्हाट इज द सिलेंडरनेस रेशियो। तो लैम्डा बराबर सबको पता होना चाहिए कि इफेक्टिव लेंथ बटे मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। ये फॉर्मूला होता है सिलेंडरनेस रेशियो का। अब चूंकि इसमें ये नहीं बोला गया है कि कॉलम कैसी सिचुएशन पर है, ठीक है ना, कॉलम का जो कंडीशन है वो बोथ इन कैसा है उसका, तो ऐसी सिचुएशन पर हम लोग बोथ इन हिंज मान के चलते हैं, ठीक है ना। और बोथ इन हिंज की सिचुएशन पे एल की वैल्यू 2 ही रहेगी, ठीक है। बट यहां पर बात करी जा रही है क्रॉस सेक्शन की, तो क्रॉस सेक्शन के हिसाब से के मिनिमम चाहिए होगा। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम इस एक्सेस को x मान लें और इस एक्सेस को y मान लें, तो सिंपल सी बात है आई एक्स एक्स में 20 का क्यूब आएगा और आई वाई वाई में 10 का क्यूब आएगा। तो आई एक्स एक्स आई वाई वाई से ज्यादा है, क्योंकि आई एक्स एक्स का वैल्यू होगा 10 इंटू 20 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 और ये होगा 10 क्यूब इंटू 20 डिवाइडेड बाई 12। एक्सेस जिस लंबाई को कट करती है क्यूब उसी के ऊपर चढ़ाते हैं। तो ये वाला हमको चाहिए क्योंकि ये मिनिमम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है ना। तो लैम्डा बराबर 2 मीटर बटे, अब रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, ए के स्क्वायर होता है आई बराबर। तो के बराबर अंडर रूट आई मिनिमम डिवाइडेड बाई ए होगा और 2 मीटर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 मीटर को 2000 लिख लेते हैं एमएम में, बिकॉज सबको पता है कि दोनों ही डिस्टेंस एमएम में रहेंगी तभी रेशियो कांस्टेंट हो पाएगा। तो आई मिनिमम कितना है बताओ सब लोग, आई मिनिमम है 20 इंटू 10 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 और एरिया की अगर बात करी जाए तो 10 इंटू 12, 10 इंटू 20। तो हाउ यू कैन सॉल्व दिस, दैट विल बी दी, ऊपर कितना है बताओ 20,000 है, नीचे कितना होगा बताओ 200, तो कम से कम 20,000 से अगर हम डिवाइड कर दें इसमें 2400 तो 8.33 आ जाएगा और इसका रूट निकाल लें तो 2.88 आ जाएगा और इसका इनवर्स कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 2000 से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 692 लैम्डा इज इक्वल टू, तो आंसर विल बी 692 692, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिनिमम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की गलती कर दोगे तो गलत हो जाएगा। फॉर अ सर्कुलर कॉलम हैविंग इट्स hinge the cylinderness ratio 160, the L by D ratio of the column is। अब
सिंपल सी बात है, एलई जो है इस केस में वो एल के बराबर होगा बिकॉज बोथ एंड हिंज है। और सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला सबको पता है, के मिनिमम होता है, या एल ई बाई कह सकते हैं हम लोग, अंडर रूट आई बाई ए होता है, ठीक है ना। अब बात आती है एल ई की, ध्यान देना, ये 160 दिया गया है सिलेंडरनेस रेशियो, एल ई एल हो गया अंडर रूट आई पाई बाई 64 डी की पावर 4, और एरिया कितना होगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो इस हिसाब से जो आएगा सॉल्व होके, भाई पाई से पाई कट जाएगा, 4 डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 64 डी स्क्वायर। अब अगर इसके हिसाब से सॉल्व करोगे तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा और 4 से 64 कट जाएगा, तो सिंपल सी बात है 16 नीचे आएगा, ऊपर डी स्क्वायर आएगा, तो ऊपर डी आ जाएगा और बटे 4 आ जाएगा, 16 का रूट 4 और डी स्क्वायर का रूट डी, ठीक है ना। तो अब यहां से देख रहे होगे हमें एल बाई डी रेशियो चाहिए, तो एल बाई डी रेशियो के लिए 160, क्लियर है सबको। अब बताओ 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ 40, तो आंसर विल बी दी सी विच इज द 40। दैट इज द बेस्ट क्वेश्चन जो सबको रिमेंबर रखना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, मेहनत करने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डिजाइन ऑफ थिन सिलेंड्रिकल सेल इज बेस्ड ऑन, अभी मैंने पहले क्वेश्चन में ये बताया कि थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल की अगर हम बात करते हैं तो थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल में दो स्ट्रेस होती हैं, हुप पीडी बाई 2t और लॉन्जिट्यूडनल पीडी बाई 4t। और चूंकि पीडी बाई 4t कम है और इससे, तो हम लोग इसको प्रेफर करते हैं, प्रेफर फॉर डिजाइन बिकॉज इट इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। सो आंसर विल बी व्हाट, हुप स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डोंट बॉदर अबाउट दिस, गलती मत करना पेपर में, हमेशा इस वाली स्ट्रेस का यूज करना, हुप स्ट्रेस का हमेशा यूज करना, बिकॉज हुप स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिजाइन ऑफ द प्रेशर वेसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस इन द सिलेंडर टू हुप स्ट्रेस इन स्फेरिकल सेल। अब बात करी जाए सिलेंड्रिकल की और बात करी जाए स्फेरिकल की, तो एक बात ध्यान देना सब लोग, सिलेंड्रिकल सेल में अगर किसी पॉइंट को हम कंसीडर करें तो उस पर लेंथ के अलोंग लॉन्जिट्यूडनल और डाया के अलोंग हुप स्ट्रेस आता है, सेम यहां पर भी होता है, बट यहां पर दोनों चीजें सेम सेम होती हैं, वही हुप वही हुप, कोई लॉन्जिट्यूडनल नहीं, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू होती है पीडी बाई 4t और इसकी वैल्यू होती है पीडी बाई 2t। लेकिन एक बात यहां ध्यान देनी है, स्फेरिकल प्रेशर वेसल और सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल में डिफरेंसेस किस चीज के हैं। देखो एग्जाम में तुम फॉर्मूला डेराइव नहीं करोगे, रिमेंबर रख के डाटा याद कर सकते हो। कैसे? अगर हम इसमें दो चीजों की बात करें, मटेरियल की अगर बात करें और हम स्ट्रेंथ की बात करें, तो सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, मटेरियल की जो कॉस्ट है उसी की बात कर लेते हैं, जो हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इसकी हाई है और इसकी लो है, क्यों? क्योंकि इसको बनाना कठिन है और इसको बनाना आसान है, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत इस चीज की है कि ये कठिन जरूर है, बनाना कठिन है, लेकिन जब बन जाता है तो इसका फायदा भी क्या है कि ये अधिक से अधिक स्ट्रेस को क्या कर सकता है, सह सकता है स्फेरिकल से। बात समझ में आई? अधिक से अधिक प्रेशर को सह सकता है, बिकॉज इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो सिलेंड्रिकल से क्या होता है बताओ, कम डेवलप होता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है, इसमें मटेरियल कॉस्ट कम होती है, लेकिन इसकी मटेरियल कॉस्ट ज्यादा होती है। ये उल्टा रिलेशन है, ये बनाने में महंगा है लेकिन मटेरियल सस्ता यूज कर सकते हो, ये बनाने में कठिन है, ये बनाने में कठिन है, मटेरियल सस्ता यूज कर सकते हो, या बनाना आसान है लेकिन मटेरियल अच्छा लेना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ जो सिलेंड्रिकल की होती है वो कम होती है कंपेयर टू द स्फेरिकल प्रेशर वेसल। या हम कह सकते हैं जो स्ट्रेस होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस जो होता है वो ज्यादा डेवलप होता है कंपेयर टू द मैक्सिमम स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो इस पर क्या होती है बताओ, हाई होती है, बट इस पर लो होती है।
और हाई स्ट्रेस की वजह से अच्छा मटेरियल कॉस्ट लगता है, ठीक है ना, और लो स्ट्रेस की वजह से लो मटेरियल कॉस्ट यूज करते हैं। इसका मतलब है कि सिलेंड्रिकल से अगर हम प्रेशर वेसल स्फेरिकल की तरफ जा रहे हैं तो स्ट्रेस हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? हाफ, आधी स्ट्रेस हो जाती है स्फेरिकल में, ठीक है ना। मतलब ये PD/2T जो था मैक्सिमम वाला, वो किस में बदल जाता है बताओ? PD/4T में। और यही PD/4T हर तरफ होता है, ये भी PD/4T और ये भी PD/4T। तो अब इसके हुप से कंपैरिजन अगर करोगे, बताना सब लोग, क्या पूछा जा रहा है कि हुप स्ट्रेस सिलेंड्रिकल का डिवाइडेड बाय हुप स्ट्रेस स्फेरिकल का। सिंपल सी बात है, सिलेंड्रिकल का PD/2T होगा और इसका PD/4T होगा। तो इस बिहाफ पर अगर तुम डिजाइन करोगे तो सिलेंड्रिकल का 2 टाइम्स होगा कंपेयर टू द स्फेरिकल प्रेशर वेसल। तो आंसर विल बी बी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हुप स्ट्रेस एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इन बॉयलर सेल अंडर द इंटरनल प्रेशर आर 100 मेगापास्कल एंड 50 मेगापास्कल। तो हुप स्ट्रेस जो दिया गया है वो 100 मेगापास्कल है और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कितना है बताओ? 50 मेगापास्कल है। यंग मॉडुलस है 200 गीगापास्कल, पॉइजन रेशियो है 0.3। हमसे पूछा गया है हुप स्ट्रेन क्या होगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ाया था, PD/4TE ब्रैकेट में 2 माइनस म्यू। अब अच्छा बताओ, जब क्वेश्चन में प्रेशर डाया थिकनेस ना दिया जाए तो वहां दिमाग लगा लेना चाहिए कि PD/4T, याद करो PD/4T अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है, PD/4T लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस होता है। तो कहीं ना कहीं ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस 2 माइनस म्यू लिखा हुआ है। इस बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं कि PD/4T का वैल्यू रख देंगे, अब सिग्मा एल की वैल्यू 50 मेगापास्कल बटे यंग मॉडुलस है 200 इंटू 10⁻³ गीगा को मेगा में बदल रहे हैं, 200 इंटू 10⁻³ कर रहे हैं मेगा पास्कल में लाने के लिए, और ब्रैकेट में 2 माइनस 0.3 कर देंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सॉरी दैट इज द स्ट्रेन नॉट द स्ट्रेस, स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन है, ठीक है ना। तो वी विल राइट दिस स्ट्रेन। क्या स्ट्रेन बताओ? EH की वैल्यू कितनी होगी? EH की वैल्यू कितनी होगी? EH बराबर हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको तो आ जाएगा 2 माइनस का 0.3 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10⁻³ तो आंसर आ गया कितना पता सब लोग? सॉल्व कर लेते हैं इसको, इंटू 2 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 10 का क्यूब कर देते हैं, 4.24 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁴ इतना आ जाएगा EH। अब चूंकि ऑप्शन में सब कुछ 10⁻³ में दिया गया है, तो -3 में दिया गया है तो हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें अगर, इंटू मल्टीप्लाइड बाई, सिंपल सी बात है, 10 का अगर पॉइंट को पीछे ले जाओगे, आगे ले जाओगे तो और पावर बढ़ेगा, पीछे ले जाओगे तो और घटेगा, तो 0.425 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। तो A इज द करेक्ट आंसर। A column of rectangular section I axis is greater than IYY subjected to an axial loading. Which axis about the column will have to tendency to buckle? अब सिंपल सी बात है, ध्यान देना सब लोग इस बात को कि एक कॉलम है जो कॉलम 2 एक्सेस रखता है अपने पास, एक एक्सेस रखता है X और एक रखता है Y, ठीक है। वो किस एक्सेस के अबाउट बकल करेगा? अब बकलिंग क्या होता है, बकलिंग को समझना है सब लोगों को। बकलिंग दैट इज द बेंडिंग ऑफ कॉलम या डिफ्लेक्शन ऑफ कॉलम, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन ऑफ कॉलम। अब कॉलम का डिफ्लेक्शन किधर होगा भाई? सिंपल सी बात है, एक टर्म जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट अपोजेस द बकलिंग ऑफ द कॉलम, बकलिंग ऑफ द कॉलम, ठीक है ना।
अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है कॉलम के पास जो बकलिंग को रोकती है, होने से रोकती है। तो जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, बकलिंग के चांसेस उधर ही सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि उधर कॉलम मजबूत नहीं है। तभी हम लोग आयलर फॉर्मूले में आई मिनिमम लेते हैं, क्योंकि हम डिजाइन करते समय सबसे पहले कॉलम को उस एक्सिस के अबाउट बकल होने से बचाएंगे जिधर मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर हम उधर बचा ले गए तो सिंपल सी बात है, हम मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपने आप बचा ले जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ कहूंगा कि द एक्सेस about which the moment of inertia is minimum, there will be greatest chances of buckling about that axis. समझ गए? So we use the moment of inertia about that axis for design of column. समझ गए? तो इसका मतलब है हमारे इस क्वेश्चन में आई एक्स एक्स ज्यादा है और आई वाई वाई कम है, तो सिंपल सी बात है आई वाई वाई के अबाउट बकलिंग की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो आई वाई वाई चूंकि मिनिमम है, सो आई वाई वाई विल बी दी आंसर, ठीक है ना। तो आंसर विल बी द बी। तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्विज, ठीक है। क्विज 12 हमारा कंप्लीट हो गया। सिमिलरली क्विज 13 का भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और जुड़े रहें आरटीजे डिजिटल के साथ, और सभी लोग एक दूसरे को इन्फॉर्म करें। जो हमारा टेस्ट शेड्यूल चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें पूरा का पूरा मंथली बेसिस शेड्यूल है, जिसको प्रॉपरली आप लोग कनेक्ट करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। और सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं हमारे कोर्सेज के लिए, लाइव क्लासेस के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए। एवरीथिंग इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, सो विजिट द डिस्क्रिप्शन एंड फाइंड आउट द वेबसाइट एड्रेस, और वहाँ से आप लोग सारा चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। Thank you.